हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी की एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने समझा है कि संविधान क्या होता है, संविधान के निर्माण के बारे में बात करी, संविधान सभा के बारे में हमने चर्चा की थी और संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर भी ध्यान दिया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान में जो भाग गिवन है, तो हम भाग 1 की बात कर चुके हैं जिसमें हमने संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। फिर भाग 2 की हमने बात की जिसमें हमने नागरिकता को पढ़ा था। आज हम करेंगे भाग 3 की बात, जिसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन करेंगे। आज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। तो आज बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों में हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है, मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल मूल क्यों कहा जाता है, मूल अधिकार आखिर मूल क्यों है। हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। क्या डिफरेंस होता है नागरिक और व्यक्ति में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो राइट्स किसी व्यक्ति को मिले होते हैं, किसी नागरिक को जो अधिकार मिले होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। जैसे एक वो अधिकार जो उसको प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अधिकारों को हम मानव अधिकार भी बोलते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो संविधान द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसी भी देश के जो संविधान होता है उसमें वो दिए हुए होते हैं, वो अधिकार होते हैं। तो हम जानेंगे भारत के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो कौन कौन से अधिकार हैं जो प्राकृतिक अधिकारों में, मानव अधिकारों में आते हैं, और वो कौन से अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा भारतीयों को दिए हुए हैं, व्यक्तियों को दिए हुए हैं, नागरिकों को दिए हुए हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उदारीकरण का उन अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं अधिकारों में कि दो तरह के अधिकार हैं जो व्यक्ति को नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और जो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की, मानव अधिकारों की जब हम बात करेंगे तो ऐसे अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको जीवन का अधिकार मिलता है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है, चाहे वो स्वच्छ हवा में सांस लेना हो, चाहे वो पानी की बात करें। लेकिन संवैधानिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं, यूएसए पहला एक ऐसा देश बना जिसने प्राकृतिक जो अधिकार हैं व्यक्ति के, उन अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में अपने संविधान में लिखित रूप से शामिल किया। जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो सभी मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, समानता का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं। लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हो सकते। कारण ये रहेगा क्योंकि मौलिक जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, हो सकता है प्रकृति की कोई ऐसी डिमांड रही हो जो हमने अपने संविधान में जिसको मेंशन ना किया हो, ऐसा कोई अधिकार हो सकता है। मानव अधिकारों को हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, वो जो अधिकार हैं जो संविधान में दिए हुए हैं, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के होते हैं, उस पर्टिकुलर संविधान में दिए होते हैं। इसलिए क्या होता है समटाइम्स कि मानव अधिकार, सभी जो मानव अधिकार हैं वो मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकार। भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भारत के संविधान में कहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भाग 3 की, तो मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, भाग 3 में। और कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों की। मूल अधिकार, अमेरिका का संविधान, भारत ने जो मूल अधिकार लिए हैं, सभी अधिकार हैं उनको लिखित रूप में मूल अधिकार के रूप में संविधान में मेंशन किया यूएसए ने, और भारत ने यूएसए से अपने मौलिक अधिकारों को लिया है। तो मूल अधिकार, अमेरिका का जो संविधान है, अधिकार का बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मूल है। जैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किस तरह से, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मीन्स
भौतिक भौतिक विकास व्यक्ति का कैसे होता है, उसका सामाजिक विकास, व्यक्ति का आर्थिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, ये सारी बातें हम इसमें करते हैं। इसके अलावा इसका बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है उसको फंडामेंटल राइट्स देना, उसको फंडामेंटल राइट्स देना। देखिए, राइट्स जब किसी व्यक्ति को मिले होते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। और सरकार का ये दायित्व होता है, सरकार चुनी जाती है उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये व्यक्ति को मिले होते हैं राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध मिले होते हैं, अर्थात अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस विधि को मान्य नहीं माना जाएगा। कभी भी अगर कोई विधि सरकार बनाती है तो वो फंडामेंटल राइट से प्राथमिक नहीं हो सकती, फंडामेंटल राइट्स हमेशा प्राथमिक रहेंगे। तो भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। देखिए, मौलिक अधिकारों को भारत का जो मैग्ना कार्टा है उसको बोला जाता है। कारण क्या है मैग्ना कार्टा बोलने के पीछे? कारण ये है कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, उसको समझते हैं। सन 1215 की बात है। इंग्लैंड में सामंतों का बहुत दबदबा हुआ और वहां के राजा को फोर्स किया वहां के सामंतों ने कि वो नागरिकों को अधिकार दे। तो इसलिए सबसे पहले इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों को लिखित रूप में एक पत्र के रूप में जारी किया गया। उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, अधिकारों का घोषणा पत्र। क्योंकि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत के संविधान में दिए हुए हैं, मूल अधिकार दिए हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार हैं ये। इसके बाद ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो न्यायोचित हैं। न्यायोचित कैसे हैं फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को अगर आपके किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन होता है, देखिए समझते हैं कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है। नागरिक वो व्यक्ति है जिसको भारत की नागरिकता मिली हुई है। व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसमें नागरिक भी शामिल हैं प्लस विदेशी भी शामिल हैं। जब हम फंडामेंटल राइट्स की आगे बात करेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12 से 35 तक जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिकों को मिले हुए हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को नहीं मिले हुए, केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। इसलिए भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित कैसे हैं? न्यायोचित कैसे हैं कि अगर किसी नागरिक के या किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, या वो सीधे जा सकता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो ये न्यायोचित हैं, इसकी प्रकृति न्यायोचित होती है। इसके बाद कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर व्यक्ति के मूल अधिकारों की गारंटी लेकिन युक्त प्रतिबंध इसके साथ इस पर लगाए जा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती, असीमित नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स भी, हालांकि फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, राज्य फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता है, लेकिन उस पर युक्त प्रबंध लगा सकता है, युक्त उस पर प्रतिबंध लग सकता है। कैसे? कुछ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कोई युद्ध की स्थिति बन जाए, देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, सो उस केस में क्या हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड किया जा सकता है। और ये करेगा कौन? ये शक्ति प्राप्त है संसद को, संसद ये काम करती है। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श का मतलब होता है कि इन्हें जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को क्या प्राप्त है? लोकतंत्र में लोगों के पास आजादी होती है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों के पास आजादी होती है, समानता होती है, प्रतिनिधित्व होता है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो जवाबदेही रखता है उनके प्रति। और लोगों के पास क्या होता है कि जनता सीधे भागीदारी कर सकती है, जिम्मेदार सरकार होती है। ये सब होते हैं एक राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श। एक राजनीतिक दल जो होता है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किस चीज में? लोगों को अवेयर करने में, जनमत संग्रह तैयार करने में,
लोगों को, जैसे चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान आपको ये पता लगेगा कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। उसके साथ साथ आपको ये पता लगेगा किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें। तो वो अपने एक पत्र में लिख कर लाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीजें लेकर आएंगे, तभी तो लोगों को पता लगता है कि हाँ, यमुना साफ करनी है। एयर पॉल्यूशन भी हम कितने टाइम में इसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। शिक्षा से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, सामाजिक अधिकारों में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, आर्थिक विकास हम कैसे कर सकते हैं, सरकार हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो ये जो सारी अवेयरनेस होती है, ये जो जागरूकता है, ये कौन लेकर आता है? राजनीतिक दल लेकर आते हैं। तो लोकतंत्र की ये भी अपनी एक ब्यूटी है। अब कार्यपालिका निरंकुशता देखिए, और विधायिका के कानूनों की मनमानी पर सीमाएं लगेंगी। देखिए, फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, ये जो कार्यपालिका पर निरंकुशता लगाते हैं कि कार्यपालिका जो है या कोई विधायिका कोई कानून बना रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विधायिका स्वेच्छा से कोई भी काम करेगी, मनमाने ढंग से विधियां बनाएगी, लोगों के जो अधिकार होंगे उनका हनन करेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट लोगों को कैसे प्राप्त है, नागरिकों को कैसे प्राप्त है? वो प्राप्त है राज्य के विरुद्ध। राज्य अगर देखिए कैसे प्राप्त है, मूल अधिकार आखिर मूल क्यों होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला तो हमने यही देखा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अगर राज्य इस तरह की कोई विधि बनाता है तो फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी होते हैं, वो प्राथमिक होते हैं, इस तरह की विधि उस पर काम नहीं करेगी। दूसरा, अगर कोई ऐसी विधि है जो संविधान निर्माण होने से पहले की है, पूर्व संवैधानिक कोई विधि है और फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपस में उनका टकराव होता है तो उस केस में जो पूर्व संवैधानिक विधि है उस पर आच्छादन लग जाएगा, वो कमतर होगी। किस लेवल तक? जिस लेवल तक वो संविधान में दिए हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन करती है, उस सीमा तक उसको कम माना जाएगा, उस सीमा तक वो मान्य नहीं होंगे। इसलिए ना तो विधायिका कोई कानून बनाकर मनमानी कर सकती है, ना ही कार्यपालिका निरंकुश हो सकती है, मनमाने ढंग से काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार का भी एक दायित्व है कि वो अधिकारों की रक्षा करे, और न्यायपालिका मूल अधिकारों की, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक तो मानी ही जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है कि विधायिका कानून बनाकर कुछ ऐसा कर रही है कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो हमें पता है आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद है मूल अधिकारों संतुलन, संविधान की आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। देखिए, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, डीपीएसपी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे हम, भाग 4 में हम पढ़ेंगे, भाग 3 में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। सो मौलिक अधिकार से हम क्या करते हैं? मौलिक अधिकार पर्पस होता है ताकि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो उसमें सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो सामूहिक रूप से लोगों का कल्याण करे। फंडामेंटल राइट से व्यक्तिगत रूप से कल्याण हो रहा है और डीपीएसपी से सामूहिक रूप से कल्याण हो रहा है, तो आफ्टर ऑल वो व्यक्ति के ही कल्याण की बात करेगा ना, एक दूसरे का पूरक होगा। जहां सरकार को नई योजनाएं लेकर आनी पड़ेंगी तो व्यक्ति को भी कॉपरेट करना पड़ेगा साथ में। सरकार भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को देख के ही योजना बनाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का क्या पर्पस होता है? फंडामेंटल राइट का पर्पस होता है कि वो व्यक्ति के विकास पे ध्यान दे। इससे क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें संविधान में नागरिकों को दी हुई हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए हुए हैं, ये मौलिक अधिकार बताते हैं। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी हमें ये बताता है कि अभी किन किन चीजों की और जरूरत है, कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को और दिए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का एक क्या करता है, मार्गदर्शक के रूप में डीपीएसपी काम करता है। तो आपस में जब इनका संतुलन बैठता है तभी मूल अधिकार हो चाहे डीपीएसपी हो, वो दोनों कार्यरत हो पाते हैं। और जो संविधान का आधारभूत ढांचा है कि आफ्टर ऑल क्या करना है, हमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, उसका जो पर्पस है वो पूरा हो पाता है। अब देखिए, मूल अधिकार जो है संविधान में दिए हुए हैं वो 7 तरह के मूल अधिकार हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि 6 तरह के मूल अधिकार हैं, ऐसा क्यों कहते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। मूल रूप से 7 मूल अधिकार हैं। पहला, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच दिया हुआ है, समता का अधिकार। समता के अधिकार में हम बात करते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए समान होता है, कानून सबके लिए समान होता है, कानून के लिए कोई बड़ा नीचा नहीं होता, कोई अमीर गरीब अधिकारी हो, सबके लिए कानून समान होता है।
उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 आर्टिकल के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, देश में व्यापार की बात करते हैं, कहीं निवास करना हो उसकी बात करते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हमें दी हुई हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 23 से 24 जो फंडामेंटल राइट है, थर्ड में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। आप किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी पुरुष का या किसी महिला का आप जो सामान होता है सामान की तरह खरीद और बिक्री नहीं कर सकते, उसके ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं, उसकी तरह आचरण करना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो ये सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच। इसके बाद आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच दिया हुआ है। इसमें आप अपनी संस्कृति, आप अपनी भाषा, आप अपनी लिपि की रक्षा कर सकते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार संबंधित है इससे। इसके बाद संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 अब अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया गया है। और क्या है, ये कब हुआ, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 1978 से कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। देखिए, जब हम कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार जो है, सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी की भी संपत्ति को नहीं ले सकती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, उसको ये कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि वो संपत्ति खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है या संपत्ति की बिक्री कर सकता है। सो ये सब उसको कानूनी अधिकार मिल गए हैं। आर्टिकल 300A में इसको अब रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ है, 4+4 8 संविधान संशोधन हुआ है 78 में, इसको याद रख सकते हैं। तो इसलिए अभी ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। जो हमारा छठा अधिकार हम इसमें देख रहे हैं मौलिक अधिकार, वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये बन गया है कानूनी अधिकार। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अभी जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है, 7 नहीं है। सातवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, डिफरेंट रिट्स की, इसमें हम बात करते हैं कि व्यक्ति को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई अधिकारी अपने पद पर रह के अपना काम नहीं कर रहा है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट बोल। इसके अलावा जो निचली न्यायालय होती हैं, वो कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई के बाद में जो अपना निर्णय ले लेती हैं, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कैसे चेंज कर सकता है, ये सारी हम रिट्स में हम ये सारी बातें करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार 7 नंबर पे आता है। तो उस हिसाब से क्यों 6 नंबर का आप संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन चुका है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस टाइम पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तो हमारा हट गया, एंड ये 6, इस हिसाब से ये 7 हो जाते हैं। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 में की गई है और हमने यूएसएस को लिया है, और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है, 6 टोटल नंबर और फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाने के बाद वर्तमान में इसमें ये चीज दी हुई है। अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में, कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या होती है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो इसकी विशेषता क्या है, विशेषताओं की बात करते हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हम करेंगे कि कुछ केवल भारतीयों को, भारतीय जो नागरिक हैं, अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है जो अभी हम बात कर रहे थे कि नागरिक और व्यक्ति में क्या डिफरेंस है। ये जो भारतीय नागरिक हैं ये है नागरिक, और व्यक्ति में नागरिक भी हो सकता है, भारत का नागरिक भी हो सकता है, प्लस विदेशी भी हो सकता है। तो नाउ देखेंगे कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को। वो कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 50 समता का अधिकार इसमें दिया हुआ है कि कानून सबके लिए समान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अधिकारी है,
कोई विशेष नहीं माना जाएगा, कानून के सामने सब समान होंगे। आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई भी सरकार, अगर कोई भारतीय नागरिक है तो सरकारी नौकरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, एकदम फ्री है। अब आर्टिकल 19 की बात करता है। देखिए 17 और 18 इसमें स्किप कर दिया है। 17 में दी अनटचेबिलिटी दी हुई है, वो व्यक्ति के लिए भी है। अगर कोई विदेशी आपके देश में रह रहा है तो आप उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 18 जिसमें उपाधि कांत लिखा हुआ है कि शिक्षा और सेना के अलावा आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। ये दोनों थे व्यक्तियों को प्राप्त। 17 एंड 18 ये पूछता है यूपीएससी के एग्जाम में भी, स्टेट पीएससी में ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए आप उसको यहाँ से याद रखिए। इसके बाद है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। यहीं से वो हमें फील होता है कि लाइक हम अपना जब आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे, तो ये हमें वो अवसर देता है। हम व्यापार कर सकते हैं, देश के किसी भाग में निवास करना चाहें, कहीं बसना चाहें तो एकदम फ्री हैं उसके लिए। इन डिटेल हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम इन शॉर्ट ये देख रहे हैं कि इनकी विशेषताएं कौन सी हैं और कौन कौन से नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके बाद आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति है। आप अपनी भाषा, अपनी लिपि, आप अपनी संस्कृति को संरक्षण दे सकते हैं। शिक्षा का अधिकार आपको इसमें मिला हुआ है। तो ये सारे जो राइट्स हैं 3, 4 एंड 5, ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में जब हम पढ़ते हैं 12 से 35 के बीच में, तो ये 5 ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त। अब इसके बाद कहता है कि देखिए असीमित नहीं है, ये वाद योग्य हैं, उचित प्रतिबंध इस पे लगाया जा सकता है। देखिए फंडामेंटल राइट भी अभी हम बात इसी के बारे में कर रहे थे कि कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती है, उस पर भी एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, एक लिमिट उस पर लगाई जा सकती है। के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपातकालीन स्थिति हो सकती है देश के अंदर, युद्ध के कोई कारण ऐसे बन रहे हो जिसकी वजह से हमें फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड करना पड़े। और राइट किसको मिला हुआ है? ये राइट मिला हुआ है संसद को। संसद के पास ये शक्तियां हैं जो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है। राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। राज्य मनमानी नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य कोई विधि बनाए और विधि बनाए इस तरह की जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करता है तो हमारे पास तो दो हथियार हैं ही, 732 एंड 226, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हम सीधे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ नकारात्मक विशेषताएं रखते हैं, कुछ सकारात्मक विशेषताएं। देखो फंडामेंटल राइट की सकारात्मक विशेषता ये होती है कि ये व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होता है, उसका बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन नकारात्मक इस सेंस में है क्योंकि ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको नकारात्मक भी बोला जाता है। आगे बात कर रहा है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं होते हैं। इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो वो रामबाण हो गया, ऐसा नहीं होता है। लाइक जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी चेंज होने लगती है। उन डिमांड को ध्यान में रखते हुए संसद समय समय पर इस तरह के चेंजेस कर सकती है और ये अधिकार, ये शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। आगे बात करेंगे कि आर्टिकल 358 फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध, वाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। इसे सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल के आधार पर निलंबित नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 19 को आप निलंबित कब कर सकते हैं, इसको लिमिट कब कर सकते हैं? केवल तब कर सकते हैं। आपातकाल भी दो स्थितियों में लग सकता है। एक स्थिति वो है जो वाह्य आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, दूसरी ये है कि सशस्त्र विद्रोह हुआ है। अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से आपातकाल लगा हुआ है तो आप आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं करेंगे। लेकिन यस, युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से अगर कोई आपातकाल लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल 19 को निलंबित कर सकते हैं। भारत की जो संसद है वो आर्टिकल 19 को निलंबित कर सकती है। आगे ये है आर्टिकल 358 में दिया हुआ है। अब बात करेंगे आर्टिकल 359 की। अनुच्छेद 359 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 19 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए 12 से हम 35 तक की बात करते हैं और 12 से 35 तक की बात करेंगे, जिसमें 31 तो कानून का अधिकार हो गया, उसको तो फिर अब पॉइंट ही नहीं है।
आर्टिकल 19 के अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बचते हैं जो भाग 3 का पार्ट है, ठीक है, जो भाग 3 में वर्णित है, ये बताएगा आर्टिकल 359 कि किस क्षेत्र में हम फंडामेंटल राइट टाइम के लिए लिमिट करें आर्टिकल 19 को छोड़ के, किन अधिकारों को कितने समय व किस क्षेत्र में 359 बताता है, और कैसे होगा इसके लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति ही बताएगा आदेश जारी करके कि आप किस क्षेत्र में और किस समय के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को आप निलंबित कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिए, ये ऑप्शन बना के आपसे पूछ लेता है। आगे कह रहा है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाएं। अगर फंडामेंटल राइट को आप का क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 31A संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की रक्षा करता है। आर्टिकल 31V जो 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाले कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण करता है, और आर्टिकल 31C कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों की रक्षा करता है। सेना विधि जिक्र किया गया है। ज्यादातर जो मूल अधिकार होते हैं वो स्वयं प्रवर्तित हो जाते हैं, वहीं कुछ मूल अधिकारों को विधि या कानून द्वारा बनाकर प्रभावी बनाया जाता है, ऑब्वियसली बनाया जाता है। इस तरह के कानून भारत की एकता हेतु संसद द्वारा बनाए जाते हैं। देखो, ये कानून संसद बना रही है, इससे क्या होता है कि जो संघीय कॉन्सेप्ट है भारत का, संघीय कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, लाइक भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये होता है संघीय कॉन्सेप्ट, जो संघीय सरकार भारत में चलती है। तो इससे क्या होता है कि देखो, संसद क्या है, कानून बनाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पर्सन हो, फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए इक्वल है। इससे क्या होगा कि ना कि राज्यों के विधानमंडल द्वारा ऐसा किया जाता है कानून बनाने का काम फंडामेंटल राइट्स के लिए। इससे क्या होता है कि पूरे देश में एकता का माहौल बना रहता है। अगर हर राज्य को आप अलग राइट दे देंगे, अलग अलग शक्तियां दे देंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो इससे क्लैश हो सकता है किसी तरह का। तो देश में यूनिटी बनाने के लिए एक ही संसद जो हेड ऊपर बैठा हुआ है वही कानून बनाता है कि हम आपके लिए कानून बनाते हैं और सबके लिए वो इक्वल है। ठीक, अब बात करेंगे, देखिए ये है मूल अधिकार। पहले सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है, उसके बाद इन डिटेल चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल अधिकार किस आर्टिकल में कौन सा दिया हुआ है। समता का अधिकार की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 14 से 18 जो दिया हुआ है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आर्टिकल 16 में कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात करता है। इसके बाद स्वतंत्रता से संबंध, आर्टिकल 19 में क्या कहता है, आर्टिकल 19 में कहता है कि स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है। कौन कौन सा? पहला है वाक और अभिव्यक्ति की, दूसरा है सम्मेलन कर सकते हैं आप, तीसरा संघ बना सकते हैं, चौथा है संचरण कर सकते हैं, पांचवा है निवास कर सकते हैं, और छठा है पेशा या जिस तरह का व्यवसाय आप वृत्ति करना चाहते हैं। आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्टिकल 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। इसके बाद अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको मिल जाता है। आगे बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए हुए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 30, 23 एंड 24 में दिए हुए हैं, ये क्या है? आर्टिकल 23 दिया हुआ है मानव और दुर्व्यापार या बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगेगा। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगेगा, बालकों से आप काम नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच जो आर्टिकल्स हैं, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को, भारतीयों को प्राप्त है।
व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जो व्यक्तियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 26 में लिखा है कि धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय को बारे में स्वतंत्रता है, कि आप पे जो कर किस तरह से लगाए जाएंगे उसके बारे में इसमें बात दी हुई है, इन डिटेल चर्चा करेंगे। आर्टिकल 28 में दिया है कुल शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षा संस्थानों में क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 29 में कह रहा है कि आप अपनी भाषा, लिपि और अल्पसंख्यक वर्गों की जो संस्कृति है उसका संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में कह रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन खुद देख सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 32 में। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में क्या कह रहा है, जो जो लैंग्वेज संविधान में दी हुई है, भारतीय संविधान में दी हुई है। इन डिटेल चर्चा करेंगे हम इसकी आने वाले लेक्चर में, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। सो गाइस, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।